10वां सिद्धांत, 10th प्रिंसिपल, वेलोपैथी एलर्जिक फूड का सिद्धांत। वेलोपैथी प्रिंसिपल ऑफ एलर्जिक फूड। एलर्जिक तत्व मानव शरीर के लिए दोस्त नहीं वरन एक धीमा जहर है। एलर्जिक फूड इज नॉट अ फ्रेंड टू द ह्यूमन बॉडी बट अ स्लो पॉइजन। जब कोई ऐसा फूड शरीर में जाकर इम्यून सिस्टम को असामान्य कर देता है तो उस परिस्थिति में उस फूड को एलर्जिक फूड कहा जाता है। जब हमारा शरीर किसी खास प्रकार के खाने पीने की चीज को स्वीकार नहीं करता और उसे शरीर के लिए हानिकारक समझने लगता है तो पाचन तंत्र के अंदर उसकी वजह से एक रिएक्शन शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में से एक खास किस्म का सुरक्षात्मक केमिकल हिस्टामाइन निकलने लगता है। वेलोपैथी टिप्स। स्वास्थ्य सुरक्षा तुम न खोना, नहीं तो पड़ेगा जीवन भर रोना। एलर्जन खाने में मौजूद वे तत्व होते हैं जो एलर्जिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देते हैं। वैसे तो किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, लेकिन गेहूं क्योंकि इसमें ग्लूटेन होता है, मछली, अंडे, मूंगफली, सोयाबीन, दूध से बने उत्पाद और सूखे मेवे जैसे कुछ विशेष खाद्य पदार्थों से फूड एलर्जी ज्यादा होती है। सभी फूड एलर्जी का लगभग 90% इन 8 प्रकार के भोजन से हो सकता है। ये खाद्य पदार्थ हैं पीनट्स, मिल्क, व्हीट, फिश, ट्री नट्स, एग्स, सोया, शेलफिश। खाने में मौजूद प्रोटीन को शरीर का इम्यून सिस्टम हानिकारक तत्व समझ लेता है, जिससे बीमारियों का जन्म हो जाता है। आप इन एलर्जिक ट्रिगर फूड से कैसे बच सकते हैं? फूड एलर्जी तब होती है जब आपका शरीर गलती से कुछ खाद्य पदार्थों के प्रति इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। यह इम्यून सिस्टम रिएक्शन या एलर्जी प्रतिक्रिया, सूजन या सांस लेने में कठिनाई जैसे कई लक्षण पैदा कर सकता है। गंभीर मामलों में आपको एनाफिलेक्सिस नामक जानलेवा रिएक्शन का अनुभव हो सकता है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपको किन फूड प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो आप अपनी एलर्जी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका उन फूड प्रोडक्ट से बचना ही है। जिन खाद्य पदार्थों से आपको एलर्जी है, उनसे बचने के लिए आपको फूड प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट के लेबल को सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए। फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को लेबल पर स्पष्ट रूप से बताना चाहिए क्या किसी प्रोडक्ट में इन 8 सबसे आम फूड एलर्जिक तत्वों में से कोई मौजूद है। वेलोपैथी टिप्स। स्वास्थ्य एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन में बिगड़ जाता है। फूड एलर्जी से आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यदि आपको फूड एलर्जी है तो आपको सावधानी से उन सभी फूड प्रोडक्ट और इंग्रेडिएंट से बचना चाहिए जो एलर्जी का कारण बनते हैं। वेलोपैथी दूध का सिद्धांत। क्या अन्य प्रजातियों का दूध मानव शरीर के लिए दोस्त नहीं वरन एक धीमा जहर है? विश्लेषण, एनालिसिस। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि दूध कब और किसको बनता है, और इसका उत्तर यह कि जब नवजात शिशु पैदा होता है तो उसे जन्म देने वाली मां के स्तनों में दूध का निर्माण होता है, जो उस बच्चे के लिए संपूर्ण आहार होता है। कुदरत में दूध का नियम। कुदरत ने नवजात शिशु के खान पान की व्यवस्था उसकी मां के द्वारा पहले से ही कर रखी है। यह दूध केवल उसी प्रजाति के बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है जिस प्रजाति का वो बच्चा है। जब शिशु अवस्था पूर्ण हो जाएगी तब शिशु पाचन तंत्र में दूध पचाने वाला एंजाइम लैक्टेज बनना बंद हो जाएगा। तब वो शिशु दूध का सेवन अपने आप बंद कर देगा। यदि इस नियम को गाय पर लगा दिया जाए तो जो दूध उस गाय को बन रहा है वो किसके लिए है? वो दूध उस गाय के बछड़े के लिए है। और यही नियम यदि भैंस पर लगा दिया जाए तो जो दूध उसे बन रहा है उस पर हक केवल उसी के बछड़े का होगा। दुनिया में कोई और जानवर किसी और जानवर का दूध नहीं पीता, और जन्म से कुछ महीनों में दूध छोड़ने के बाद पूरी जिंदगी में दूध का सेवन नहीं करता। फिर भी उसे जीवन भर कैल्शियम या अन्य खनिज तत्वों की कमी नहीं होती। ठीक इसी प्रकार कुदरत के समीप रहने वाले आदिवासी भी शायद पैसों की कमी की वजह से जिंदगी में कभी दूध या दुग्ध उत्पादों का सेवन नहीं करते। फिर भी उनमें किसी प्रकार के खनिज तत्व जैसे कैल्शियम की कमी नहीं पाई जाती। यह सच है कि दूध संपूर्ण आहार है, लेकिन यह तो आधा सच है, और पूरा सच है मां का दूध संपूर्ण आहार है उसी प्रजाति के नवजात शिशु के लिए। कुदरत के द्वारा बनाए गए इस अद्भुत नियम को हम जाने अनजाने में तोड़ रहे हैं,
क्योंकि कुदरत ने दूध को तो जन्म और शिशु स्तनपान के बीच एकमात्र भोजन के रूप में बनाया है, जो कि जीवन के उस स्तर यानी शिशु अवस्था पर होने वाली तीव्र वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए उस नवजात शिशु को उसके जन्म से 6 माह तक मां के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए। चूंकि मानव दूध और पशुओं के दूध में काफी असामान्यताएं पाई जाती है, जिसमें स्तन का दूध एक जटिल जीवित पौष्टिक द्रव है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस और बाहरी हानिकारक तत्वों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज, दूध को पचाने वाले एंजाइम, लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड और हार्मोन होते हैं। पहले कुछ महीनों में शिशु की आंतों के लिए मां के दूध के अलावा कुछ भी अवशोषित करना बहुत मुश्किल हो सकता है। यहां तक कि अन्य खाद्य पदार्थ खिलाने से शिशु की आंतों को नुकसान भी पहुंच सकता है, जिसे ठीक होने में बच्चों को काफी समय लग भी सकता है। हम जानते हैं नवजात शिशु को भोजन कराने के लिए एक महिला के स्तन या स्तन मांसपेशियों द्वारा दूध नामक द्रव का निर्माण होता है। ये दूध नवजात शिशु, वो बच्चा जो अभी कुछ भी पचाने में सक्षम ना हो, के पोषण का प्राथमिक स्रोत है। 6 माह के बाद भी बच्चे को उसकी मां का दूध पिलाना जारी रखा जा सकता है, जब तक कि वो कुछ और ठोस भोजन के रूप में खाने के लायक नहीं हो जाता। मां का स्तनपान नवजात शिशु के पोषण के लिए एक सर्वोत्तम आहार है। स्तनपान के पहले कुछ दिनों में शिशुओं को अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने का अवसर मिलता है, क्योंकि पहले कुछ दिनों का दूध, जिसे कोलेस्ट्रॉम भी कहते हैं, के द्वारा मां से शिशु की कई बीमारियों से रक्षा करता है। तो अब हम ये जानते हैं कि मां का दूध केवल उसके अपने नवजात बच्चे के लिए होता है, और वो भी केवल अपनी प्रजाति के लिए। कोई अन्य प्रजाति का दूध हमारी प्रजाति के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि स्वयं की प्रजाति का। वेलोपैथी टिप्स। हर बच्चा करे यही पुकार, मेरी मां का दूध सिर्फ मेरा अधिकार। मां का दूध नवजात शिशु के लिए प्रकृति की एक अचूक दवा। मां के दूध में संपूर्ण पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो नवजात शिशु के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और पानी। नवजात शिशु अपनी मां के दूध को आसानी से पचा सकता है। मां के दूध में बायोएक्टिव कारक भी शामिल होते हैं, जो शिशु के अपरिपक्व प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करते हैं, और अन्य कारक जो पोषक तत्वों के पाचन और अवशोषण में सहायता भी करते हैं। मां के दूध में कई कारक शामिल हैं जिनसे एक बच्चे को संक्रमण से बचाने में मदद मिल सकती है। इम्यूनोग्लोबिन्स, मुख्यतः सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन ए, जो आंतों पर श्लेष्मा का आवरण चढ़ाता है और बैक्टीरियाओं को कोशिकाओं में प्रवेश करने से रोकता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो सूक्ष्म जीवों को मार सके। वे प्रोटीन यानी लाइसोसोम और लैक्टोफेरिन, जो बैक्टीरिया, वायरस और कवक यानी फंगी को मार सके। ऑलिगोसैकेराइड, जो बैक्टीरिया को आंतों की सतह को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। बाइल सॉल्ट लाइपेज को उत्तेजित करता है, ताकि जैसे ही दूध छोटी आंत में पहुंचे उसके वसा को पूर्ण रूप से पचा लिया जाए। अन्य किसी भी दूध में वसा पूर्ण रूप से नहीं पचता। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर शिशु की आंत, उसकी सतह की परिपक्वता को उत्तेजित करता है, जिससे ये पोषक तत्वों को पहचाने और अवशोषित करने में बेहतर हो और आसानी से संक्रमित न हो पाए। ये सुझाव दिया गया है मानव दूध में मौजूद अन्य वृद्धि कारक तत्व तंत्रिकाओं और रेटिना के विकास और परिपक्वता के लिए लक्षित होते हैं। विचारात्मक तथ्य कि आपको विटामिन B12 की चिंता है। विटामिन B12 ना तो कोई जानवर द्वारा बनाया जाता है, ना ही किसी पौधे द्वारा बनाया जाता है, जबकि ये तो माइक्रोब द्वारा बनाया जाता है। उदाहरण के लिए आंत के अंदर विटामिन B12 की कमी का कारण आहार की बजाय पाचन संबंधी रोग जैसे क्रोन्स रोग, सीलिएक रोग आदि हो सकता है। मेडिकल साइंस के अनुसार विटामिन B12 पानी में घुलनशील एक विटामिन है, जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के सामान्य क्रियाकलाप में माइलिन के संश्लेषण के माध्यम से और लाल रक्त कणिकाओं को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह 8 बी विटामिन में से एक है। B12 के उत्पादन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया मिट्टी में रहते हैं। अगर आप वीगन हैं तो B12 पाने का सबसे अच्छा रास्ता है फोर्टिफाइड फूड या सप्लीमेंट का उपयोग करना। हम एक स्वस्थ आहार पर जी सकते हैं, जैसे शाकाहारी आहार, कच्चा आहार, फल। जितना संभव हो हमें कुदरत के करीब आना चाहिए। कुदरत ने जो आहार जैसे बनाया है उसे वैसे ही या धीमी आंच में उबाल कर खाया जा सकता है। उस कुदरती आहार को तल भूनकर या प्रोसेस्ड फूड बनाकर नहीं खाना चाहिए।
कच्चे आहार या आग पर पकाए हुए आहार को बराबर मात्रा में लेना स्वास्थ्य के लिए कुछ हद तक हितकारी होता है, बजाय इसके कि पूरा ही आहार पकाकर खाया जाए। इसके अलावा आहार में सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट या अन्य का भी भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? हमें भी कैल्शियम वहीं से मिलेगा जहां से दूसरे सभी जीवों को मिलता है, या उन आदिवासियों को जहां से मिलता है। उनके आहार में तो दूध है नहीं, उन्हें तो कोई कैल्शियम या विटामिन B12 की कमी नहीं होती। हमारे कुदरती शाकाहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, बशर्ते उस आहार को उसी रूप में खाया जाए जिस रूप में कुदरत ने हमें या आपको दिया है। जैसे फलों को ताज़ा एवं सीधा खाएं, बजाय बाजार से उन्हें किसी बोतलबंद जूस के रूप में पिया जाए। यदि आपको अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता है तो आप बादाम, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां एवं फलों का उपयोग कर सकते हैं। कैल्शियम एक मिनरल है, और यदि मिनरल की कमी हो रही है तो हमें वेलोपैथी के मिनरल के कमी के सिद्धांत और वेलोपैथी पीएच बैलेंस का सिद्धांत को भी देखना चाहिए। मेरे बच्चों को तो 1 गिलास दूध पीने की आदत है। यदि आपको या आपके बच्चों को दूध पीने की आदत है तो उसे आप कुदरत जन्य दूध द्वारा बदल सकते हैं, जैसे बादाम या काजू का दूध। इसके लिए आप 25 से 30 बादाम को पानी में भिगो दें एवं 12 घंटों के लिए छोड़ दें। उसके बाद इन भीगी हुई बादाम को आप 1 गिलास यानी 250 से 300 ग्राम पानी में मिलाकर मिक्स करके अच्छे से पीस लें। लीजिए, आपका बादाम का दूध तैयार हो गया। ये बादाम का दूध कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ई एवं अन्य पोषक तत्वों से भरपूर रहता है और पचने में आसान होता है। मुझे तो चाय पीने की आदत है। यदि आप दूध की चाय पीने के आदी हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए दूध के बजाय ग्रीन टी या ब्लैक टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे शरीर को भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी प्राप्त हो जाएंगे। मुझे तो मिठाइयाँ बहुत पसंद है। यदि आप मावा या दूध आधारित मिठाइयाँ पसंद करते हैं लेकिन आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो आपके पास बेहतर विकल्प मौजूद है। जैसा आप बेसन निर्मित मिठाइयों का सेवन कर सकते हैं, गुड़ से निर्मित मिठाइयाँ खा सकते हैं, दूध की आइसक्रीम की जगह बर्फ का लड्डू खा सकते हैं। मुझे तो चीज, पनीर, दही बहुत पसंद है। इसका निर्णय तो आपको लेना होगा, स्वाद के लिए खाना है या स्वास्थ्य के लिए खाना है। अन्य विचारात्मक तथ्य: दूध में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो मनुष्य शरीर में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे लैक्टोज, जिसे पचाने के लिए लैक्टेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये ना होने पर पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। IGF-1, जिसे कैंसर से जोड़कर देखा जाता है, BCM7, जिसे मधुमेह से जोड़कर देखा जा सकता है। आप इन तथ्यों की अधिक जानकारी इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। हम कुदरत में देख सकते हैं कि सभी पशु के शिशु केवल अपनी प्रजाति का ही दूध पीते हैं। वे कभी किसी दूसरी प्रजाति का दूध नहीं पीते, एवं वे अपने जन्म के केवल कुछ माह तक ही दूध पीते हैं। उसके बाद जीवन पर्यंत वे दूध का उपयोग नहीं करते और उन्हें जीवन भर किसी भी प्रकार की कैल्शियम या खनिज लवणों की कमी नहीं होती। रही बात B12 की, तो मुझे विश्वास है आहार में B12 की कमी के बजाय ये पाचन तंत्र की अवशोषित न कर पाने के कारण हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन: एलर्जी तब होती है जब इम्यून सिस्टम गलती से कुछ खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले हानि रहित प्रोटीन को स्वास्थ्य के लिए खतरा मानता है। तब ये कई रसायनों को स्रावित करता है, जिससे एलर्जिक रिएक्शन की समस्या बढ़ जाती है। इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी नामक विशेष प्रोटीन का उत्पादन करके शरीर की रक्षा करता है। एंटीबॉडीज शरीर में संभावित खतरों जैसे बैक्टीरिया और वायरस की पहचान करते हैं। फिर ये इम्यून सिस्टम को संक्रमण के प्रसार रोकने के लिए रसायनों को स्रावित करने के लिए संकेत देते हैं। सबसे आम प्रकार के फूड एलर्जी में एक प्रकार का एंटीबॉडी, जिसे इम्यूनोग्लोबिन ई कहा जाता है, गलती से शरीर के लिए भोजन में पाए जाने वाले एक निश्चित प्रोटीन पर हमला करता है। IgE कई रसायनों का स्राव करता है, जिसमें हिस्टामाइन सबसे महत्वपूर्ण है। हिस्टामिन के कारण फूड एलर्जी के दौरान कुछ आम लक्षण नजर आते हैं। हिस्टामिन के कारण नजर आने वाले लक्षणों में शामिल है: छोटी रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं और आसपास की त्वचा में सूजन हो जाती है। ये त्वचा में नसों को प्रभावित करती है, जिससे त्वचा में खुजली हो सकती है। नाक की परत में म्यूकस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उस स्थान पर खुजली और जलन होती है। फूड एलर्जी के ज्यादातर मामलों में शरीर के कुछ ही हिस्सों जैसे मुंह, गला और त्वचा में सीमित मात्रा में हिस्टामिन का स्राव होता है।
एनाफिलैक्सिस होने पर इम्यून सिस्टम थक जाता है और रक्त में भारी मात्रा में हिस्टामिन का स्राव करता है। इसके कारण हिस्टामिन से जुड़े कई लक्षण नजर आते हैं। हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कोई चीज हजम ना कर पाना और किसी चीज से एलर्जी होने में अंतर होता है। फूड एलर्जी से बचने का कोई पुख्ता इलाज अभी तक नहीं है, इसे सिर्फ नियंत्रित किया जा सकता है। एलर्जी का कारण बनने वाले खाद्य पदार्थों से बचना ही खाने से होने वाली एलर्जी से बचने का एकमात्र तरीका है। एलर्जिक तत्व मानव शरीर के लिए दोस्त नहीं वरन एक धीमा जहर है। यानी कि एलर्जिक फूड इज नॉट अ फ्रेंड टू द ह्यूमन बॉडी बट ए स्लो पॉइजन। वेलोपैथी टिप्स। बीमारी के कारक को हटाना समझदारी है और बीमारी का इलाज करवाना हमारी लाचारी है।